11 अगस्त 2025 की रात हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। रात के करीब 9 बजे एक छोटा सा स्कूल, जहां दिन में बच्चों की हंसी खुशी गूंजती थी, अब पूरी तरह खामोश था। स्कूल के पास बने एक पुराने कुएं के किनारे कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा थे, जिनके चेहरों पर डर और आश्चर्य की मिश्रित भावनाएं थीं। पास ही खेतों में एक किसान ने कुछ देखा था, एक ऐसी चीज जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह 19 वर्षीय मनीषा की कहानी है, एक युवा प्ले स्कूल शिक्षिका जिसकी मृत्यु ने न केवल भिवानी बल्कि पूरे हरियाणा में सनसनी फैला दी। क्या यह आत्महत्या थी, जैसा कि पुलिस ने शुरू में दावा किया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था? यह कहानी उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश है जो अभी भी रहस्य के पर्दे में छिपी है। हर रात सिंघानी गांव के लोग अपने घरों में सुरक्षित सोते थे, लेकिन इस रात कुछ अलग था। मनीषा, जो उस दिन स्कूल से निकलकर एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, वापस नहीं लौटी। उसका परिवार घबराया हुआ था, उसका फोन बंद था और उसका कोई अता पता नहीं था। 13 अगस्त 2025 को जब उसका शव एक खेत में मिला, तब गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन परिवार और गांव वालों को यह बात हजम नहीं हुई। क्या मनीषा ने सचमुच आत्महत्या की थी, या फिर कोई और सच्चाई थी जो पुलिस की नजरों से छिपी थी? यह कहानी उस रहस्य को खोलने की कोशिश है जिसमें हर कदम पर नया सवाल और नया मोड़ सामने आता है। सिंघानी गांव भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव हरियाणा की उस ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है, जहां लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं। मनीषा, 19 साल की एक जीवंत और महत्वाकांक्षी लड़की, इस गांव की बेटी थी। उसके पिता संजय एक साधारण मजदूर थे जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। मनीषा की मां सावित्री एक गृहिणी थी जो अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने में जुटी रहती थी। मनीषा का छोटा भाई नितेश केवल 13 साल का था, लेकिन अपनी दीदी के सपनों का सबसे बड़ा समर्थक था। मनीषा एक स्थानीय प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखती थी। उसका सपना था कि वह नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर एक दिन अस्पताल में मरीजों की सेवा करे। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। वह न केवल अपने परिवार की उम्मीद थी, बल्कि गांव की उन लड़कियों के लिए प्रेरणा थी जो पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की राह चुनना चाहती थीं। 11 अगस्त 2025 का दिन मनीषा के लिए सामान्य था। सुबह वह स्कूल गई, बच्चों को पढ़ाया और दोपहर में अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया। उसने अपने पिता को बताया कि वह पास के एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने जा रही है। उसने अपनी साइकिल उठाई और स्कूल से निकल गई। उसकी मां ने उसे आखिरी बार देखा जब वह घर से कुछ किलोमीटर दूर कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। उस दिन मनीषा ने अपनी मां से वादा किया था कि वह जल्दी लौट आएगी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। गांव में मनीषा की गैर मौजूदगी ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं खींचा। संजय ने सोचा कि शायद वह कॉलेज में देर तक रुक गई होगी, लेकिन जब रात के 8 बज गए और मनीषा का फोन बंद मिला, तो परिवार में घबराहट शुरू हो गई। संजय और सावित्री ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। कुछ लोग मनीषा की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उस रात कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 12 अगस्त 2025 को संजय ने स्थानीय पुलिस थाने में मनीषा के लापता होने की शिकायत दर्ज की, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक पुलिसकर्मी ने संजय से कहा, वह कहीं दोस्तों के साथ होगी, 2 दिन में लौट आएगी। यह जवाब संजय के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। 13 अगस्त 2025 की सुबह सिंघानी गांव के एक किसान रामपाल अपने खेत में काम करने गया। उसका खेत गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक नहर के पास था। सुबह के करीब 6 बजे जब वह अपने खेत की ओर बढ़ रहा था, उसने कुछ असामान्य देखा। नहर के किनारे घास और झाड़ियों के बीच एक लड़की का शव पड़ा था। उसका चेहरा क्षत विक्षत था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। रामपाल ने तुरंत गांव वालों को सूचित किया और जल्द ही वहां भीड़ जमा हो गई। जब संजय को इसकी खबर मिली, वह दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह टूट गया।
उसकी बेटी मनीषा, जिसे वह सुबह स्कूल भेजकर आया था, अब एक ठंडे शव के रूप में उसके सामने थी। मनीषा के गले पर गहरे निशान थे और उसके चेहरे पर चोटें साफ दिख रही थीं। गांव वालों में गुस्सा और दुख का माहौल था। कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया और कुछ ही घंटों में भिवानी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की और शव को कब्जे में लिया। उनकी शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने कहा कि मनीषा के पास एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की बात लिखी थी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक पिया था, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम में हुई। लेकिन यह दावा तुरंत विवादों में आ गया। संजय और गांव वालों ने पुलिस के इस निष्कर्ष को सिरे से खारिज कर दिया। संजय का कहना था कि उसकी बेटी इतनी हिम्मत वाली थी कि वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सुसाइड नोट की बात भी संदिग्ध थी, क्योंकि पुलिस ने इसे तुरंत परिवार को नहीं दिखाया। मनीषा के शव की स्थिति ने भी कई सवाल खड़े किए। उसके गले पर निशान, चेहरे पर चोटें और शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोंचें इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या हो सकती है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दे रही है, ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। इस बीच सोशल मीडिया पर भाषण जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग ट्रेंड करने लगा और लोग मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। मनीषा की मृत्यु के बाद भिवानी पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। 14 अगस्त 2025 को गांव वालों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने भिवानी चरखी दादरी मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गांव वालों की मांग थी कि मनीषा के मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसे सीबीआई को सौंपा जाए। इस बीच हरियाणा सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को 21 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया। पुलिस ने अपनी जांच में कुछ सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि मनीषा के बैग में एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की बात लिखी थी। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज में मनीषा को एक दुकान पर कीटनाशक खरीदते हुए देखा गया था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक की पुष्टि पोस्टमार्टम में हुई थी, लेकिन ये सबूत परिवार और गांव वालों के लिए पर्याप्त नहीं थे। संजय ने सवाल उठाया कि अगर मनीषा ने कीटनाशक खाया था, तो घटनास्थल पर कीटनाशक की बोतल क्यों नहीं मिली? इसके अलावा मनीषा के फोन से मृत्यु के कुछ घंटों बाद एक मिस्ड कॉल का रिकॉर्ड भी सामने आया, जिसने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए। 15 अगस्त 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक एएसपी मनीषा सिंह के तबादले का आदेश दिया। इसके साथ ही 5 अन्य पुलिस अधिकारियों, जिनमें एक थाना प्रभारी भी शामिल था, को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मनीषा के परिवार की मांग पर इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाएगा। 16 अगस्त 2025 को भिवानी सिविल अस्पताल में मनीषा का पहला पोस्टमार्टम हुआ। इस रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि की गई, लेकिन परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। 18 अगस्त को दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआईएमएस में किया गया, जिसमें भी यही निष्कर्ष निकला, लेकिन परिवार और गांव वालों ने तीसरे पोस्टमार्टम की मांग की, जो 20 अगस्त 2025 को दिल्ली के एम्स में किया गया। इस तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इसने मामले को और रहस्यमय बना दिया। 21 अगस्त 2025 को भिवानी पुलिस ने सीबीआई को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें सभी सबूत और नमूने सौंपने की बात कही गई। इनमें मनीषा का सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और फोरेंसिक नमूने शामिल थे। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने मनीषा की मृत्यु को हत्या के मामले के रूप में दर्ज किया था और डीजीपी ने 18 सवालों के जवाब दिए थे, जिनमें यह बताया गया कि मनीषा के चेहरे पर चोटें जानवरों द्वारा नोचे जाने के कारण थीं। इस बीच मनीषा के मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जेजेपी, ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा
कि यह घटना हरियाणा में कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 21 अगस्त 2025 की रात, जब मनीषा का अंतिम संस्कार होना था, एक नया मोड़ सामने आया। एक स्थानीय पत्रकार, जिसने इस मामले की गहराई से जांच की थी, ने दावा किया कि मनीषा की मृत्यु से पहले उसके फोन से एक अज्ञात नंबर पर कई कॉल्स की गई थी। यह नंबर एक ऐसे व्यक्ति का था जो सिंघानी गांव से बाहर रहता था और जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा था। यह खुलासा पूरे मामले को एक नई दिशा में ले गया। लॉरेंस बिश्नोई, एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम कई हाई प्रोफाइल अपराधों से जुड़ा हुआ है, कि गैंग का इस मामले में नाम आने से सनसनी फैल गई। पत्रकार ने यह भी दावा किया कि मनीषा को कुछ दिन पहले धमकी भरे मैसेज मिले थे, जिन्हें उसने अपने एक दोस्त के साथ साझा किया था। यह दोस्त, जो मनीषा के स्कूल में सह शिक्षक था, ने पुलिस को बताया कि मनीषा पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी और उसे डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस नई जानकारी ने पुलिस की आत्महत्या की थ्योरी को और कमजोर कर दिया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि मनीषा की हत्या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी और पुलिस इसे दबाने की कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया पर मेयर मनीषा मर्डर और न्यायनाज जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग के साथ लोगों ने इस नए ट्विस्ट को लेकर अपनी राय व्यक्त की। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मनीषा ने किसी ऐसी चीज का खुलासा कर दिया था जो किसी बड़े व्यक्ति के लिए खतरा बन गई थी। 21 अगस्त 2025 को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके छोटे भाई नितेश ने उसे मुखाग्नि दी, जबकि संजय टूट चुके थे। गांव वालों की भीड़ ने इस दौरान इंसाफ की मांग दोहराई। मनीषा की मृत्यु ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को झकझोर दिया था। 22 अगस्त 2025 तक सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। भिवानी पुलिस ने सभी सबूत और नमूने सीबीआई को सौंप दिए थे और हरियाणा सरकार ने वादा किया था कि इस मामले में पूर्ण इंसाफ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान में कहा, हमारी बेटी मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मनीषा का मामला अभी भी अनसुलझा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित कनेक्शन, धमकी भरे मैसेज और पुलिस की प्रारंभिक लापरवाही ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। गांव वाले और मनीषा का परिवार अभी भी इंसाफ की उम्मीद में हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच सामने आएगा? क्या मनीषा की मृत्यु एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और शायद इसका अंत सच्चाई के साथ होगा या फिर एक और रहस्य के साथ।